Good morning, all of you. Myself Dhananjay Pandey from School of Studies in Biotechnology, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर। आप सभी का इस लेक्चर में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिश। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है कि किसी भी टारगेट डीएनए को जिसका सीक्वेंस हमें पता है, we want to find out whether that particular target DNA sequence is present in a group of genome or not। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करने में हम बहुत सारे एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैरियोटाइपिंग करते हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिसीजेस जैसे डाउन सिंड्रोम पर डिटेक्शन करते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के करंट प्रोस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर और वन ऑफ द की टेक्नोलॉजी विच हैज बीन नाउअडेज यूज्ड। आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुतायत में इस्तेमाल की जाती है फॉर सच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। तो हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम नाम यहीं से समझने का कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पहला है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब होगा कि कोई भी जो टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा, फ्लोरेस होगा। और फ्लोरेस कैसे होगा? क्योंकि हम उसमें एक फ्लोरोफोर अटैच करेंगे। वी विल कम टू नो व्हेन वी स्टडी द मेथोडोलॉजी। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑन साइट। सो ऑन दैट पर्टिकुलर साइट वी आर गोइंग टू डू द हाइब्रिडाइजेशन। नाउ एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को आपस में हाइब्रिडाइज किया जाता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिसका कॉम्प्लीमेंटेशन या फिर जिसका सीक्वेंस हमें पता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा और इस प्रोसेस को ही, इस कॉम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सो इट इज all about studying the fluorescence in situ and studying the hybridization of the complementary strand। जहां पर हमारा टारगेट डीएनए होगा वहां पर जाके हमारा प्रोब हाइब्रिडाइज करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए देखते हैं ये टेक्निक कैसे काम करता है। सबसे पहले हम एक सेल लेते हैं। सपोज ये सेल है। सेल में अगर फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस। ओके, नाउ न्यूक्लियस के अंदर हमारा फॉर एग्जांपल डीएनए है। दिस इज द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। अब इस डीएनए में हमको फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारा क्या होगा? हमको क्या करना है? इस पर्टिकुलर सेल को क्या करना है? फिक्स करना है। वी वांट टू डू द फिक्सेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। मतलब हमको इस सेल को फिक्स करना है, क्योंकि इस टेक्निक का नाम है इन सीटू। मतलब इन सीटू यानी ऑन साइट वी हैव टू फिक्स दैट पर्टिकुलर सेल एंड वी वांट टू लोकेट द डीएनए सीक्वेंस हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल process is that we will do it fixation of cell on slide। fixation हम लोगों ने कर दिया and this is done with the help of formaldehyde। now we have fixed that particular cell on the slide। जिस सेल में हमको फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन देखना है या उस पर्टिकुलर टारगेट डीएनए को हमको डिटेक्ट करना है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर दिया? फिक्स कर दिया स्लाइड को। अब फॉर एग्जांपल यहां से मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं कि इफ वी आर हैविंग हियर द स्ट्रेच ऑफ डीएनए, फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्ट्रेच ऑफ डीएनए। नाउ इफ दिस इज अ डीएनए इन व्हिच यू वांट टू डू दैट प्रोसेस। अब जरूरी है क्योंकि हमको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कराना है, तो आपको ये बात पता होगा हाइब्रिडाइजेशन में एक डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का होना जरूरी है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड हमारे प्रोब के साथ जाके कॉम्प्लीमेंट करेगा और फाइनली फ्लोरेसेंस के थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पार्ट है डीएनए हम लोगों ने लिया। नाउ वी विल ट्रीट इट विद फॉर्मामाइड एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फॉर्मामाइड से जब हम इसको ट्रीट करते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है
ब्रेक होने के कारण ये स्ट्रैंड ऊपर चले जाएगा, ये स्ट्रैंड नीचे, मींस बोथ द स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड। जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो गए, तो हमको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ प्राप्त होगा। ये हमारा एक स्ट्रैंड हो गया और ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड हो गया। अब इसमें मान के चलते हैं कि ये हमारा टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज आवर टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। Now this is that particular stretch of DNA where we have the interest in finding out the sequence, or we want to find out whether this sequence is present in this chromosome or not. ये sequence हमें पता है, लेकिन ये sequence इस particular chunk of DNA में present है कि नहीं, ये हमको डिटेक्ट करना है। अब ये हम तभी डिटेक्ट कर पाएंगे जब यहाँ पर कोई दूसरा प्रोब जाके, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, जाके वहां अटैच हो। और सिर्फ अटैच होने से भी नहीं हमको पता चलेगा जब तक वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस ना करे, और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है कि वी विल यूज द फ्लोरोफोर। ओके, तो अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वी यूज द अनदर डीएनए। ठीक है सर, अब हम बता रहे हैं आपको कि प्रोब कैसे बनाना है। तो प्रोब बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम एक डीएनए लेंगे। अब डीएनए का जो सबसे पहला स्टेप है, हम इसको ट्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनएज। ओके, तो इस डीएनए को हम किससे ट्रीट करेंगे? डीएनए से ट्रीट करेंगे। जैसे ही हम इसको डीएनए से ट्रीट करेंगे, तो डीएनए से ट्रीट करने के फलस्वरूप इसमें जो बीच में जो बेसिस थे, निक ट्रांसलेशन, इट विल अंडरगो द निकिंग, और इसके बीच से जो रैंडमली कुछ बेसिस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ बेसिस यहाँ पर ऐसे रिमूव हो गए, यहाँ से और यहाँ से। तो सम ऑफ द बेसिस हैव बीन रिमूव्ड आउट फ्रॉम दिस डीएनए रैंडमली ये जो आपके बेसिस हैं वो यहाँ से क्या हो गए? रिमूव हो गए। अब ये बेसिस यहाँ से जब रिमूव हो जाएंगे, तब हमारा जरूरी है कि अब यहाँ पर ये जगह क्या हो गया? खाली हो गया, क्योंकि एक एक बेस वहां से हट गए हैं। अब क्या जरूरी है कि हमको यहाँ पर कुछ और बेस को इनकॉर्पोरेट करना है। सो यू यूज DATP, DTTP, DCTP एंड DGTP। तो ये जो भी न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सी कंपोनेंट है, हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर अटैच करेंगे। तो कैसा कंडीशन हो जाएगा? फॉर एग्जांपल ये दिखने में कुछ इस टाइप का है, इस टाइप के स्ट्रक्चर से ATGC को हम लोगों ने ले लिया D के फॉर्म में, और आर्टिफिशियली इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। तो जब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, इट विल बी लाइक दिस। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट हियर, यहाँ जो खाली स्थान था, यहाँ से बेसिस हट गए थे, और इस बेस से जो ये बेस हट गए थे, इस बेस के जगह पे कौन आ गए? DATP, DCTP, DGTP, ये सारे बेसिस यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो गए, या ये सारे बेसिस यहाँ पर आके अटैच हो गए। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? निक ट्रांसलेशन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज निक ट्रांसलेशन। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे निक ट्रांसलेशन। निक ट्रांसलेशन के माध्यम से क्या हुआ? हमारे जो भी DATP, GTP, CTP, GTP थे, वो वहां पर जाके अटैच हो गए, जहां से डीएनएज ने एक्ट करके कुछ बेसिस को वहां से रिमूव किया था। अब ये हमारा जो प्राइमर बन गया है, इसके ऊपर ये सब बेसिस कंप्लीटली अटैच्ड हैं, लेकिन अभी भी ये डबल स्ट्रैंडेड है। तो डबल स्ट्रैंड ये सिंगल स्ट्रैंड के साथ बाइंड नहीं कर सकता, तो जरूरी है हमको इसको क्या करना पड़ेगा? सिंगल स्ट्रैंड। तो सिंगल स्ट्रैंड के लिए हम यहाँ पर इसको डीनेचुरेशन करेंगे। वी विल डू द डीनेचुरेशन एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही डीनेचुरेशन करेंगे, आपको ये पता होगा डीएनए के बीच में, डबल हेलिक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के फलस्वरूप क्या हो जाएंगे? दोनों आपके जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के सेपरेट हो जाएंगे। तो एक स्ट्रैंड इस टाइप का हो गया, लाइक दिस, एंड वन स्ट्रैंड विल बी like this. So we want only this strand, we don't want this strand. हमको अब इस स्ट्रैंड को लेके अपने प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाना है, इस स्ट्रैंड को हम नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप हमारा जो होगा वो है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन, नाउ we will neglect this one, we do not require this, and we also neglect this one, we don't require this. What we will require? We require only this probe, and we require this stretch of DNA which has been separated from the double strand.
तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस डीएनए को लेंगे और इस प्रोब को लेंगे और दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, हाइब्रिडाइज कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज योर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप क्या होगा, ये वाला जो आपका प्रोब था, प्रोब जाके किससे बाइंड कर जाएगा, इस टारगेट डीएनए से। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, इफ दिस सीक्वेंस इज देयर व्हिच इज शोइंग द कॉम्प्लीमेंटैरिटी टुवर्ड्स दिस टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये सिर्फ इतने ही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके प्रति कॉम्प्लीमेंट होगा, बाकी एरिया के प्रति कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके, सो दिस एरिया और दिस रीजन ऑफ द प्रोब इज वेरी मच कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा आके कहाँ अटैच हो जाएगा, इस रीजन में आके अटैच हो जाएगा और अटैच होने के साथ इसके साथ क्या क्या अटैच है, आपके ये वाले पोर्शन अटैच है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का जो भी प्रोसेस हो रहा है ये भी स्लाइड में ही हो रहा है, क्योंकि इट इज एन इन सिटू प्रोसेस, सो दिस प्रोसेस इज आल्सो ऑपरेटिंग ऑन द स्लाइड। तो हाइब्रिडाइजेशन तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर जो सिंगल स्टैंड लिया, सिंगल स्टैंड में जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों ने प्रोब बनाया। अब प्रोब में निकिंग करने के थ्रू हमने कुछ बेसिस इंसर्ट किए और बेस इंसर्ट करने के बाद हमारा सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब रेडी है। सिंगल स्टैंड प्रोब वहीं जाके बाइंड होगा जहां जीन ऑफ इंटरेस्ट है पूरे क्रोमोसोम में या पूरे डीएनए में, जहां पर हमारा टारगेट जीन है वहीं जाके कौन बाइंड करेगा, हमारा प्रोब अटैच करेगा। तो यहां तक का प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। इसमें फॉर एग्जांपल इसको और ये वाले पार्ट को हम कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बेसिस थे। अब ये वाला जो पार्ट है आप यहाँ क्या देख रहे थे, इट इज अ टोटल जीन ऑफ इंटरेस्ट और दिस इज दैट टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये हो गया आपका टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हम ये वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि ये पार्ट जो है इस रीजन के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन शो करेगा और कॉम्प्लीमेंटेशन शो करने के कारण ये यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने के कारण यहाँ पर कुछ इस टाइप के कंटेंट रेडी हो जाएंगे या फिर इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ये वाला सीन सामने आएगा। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने कर लिया। अब हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसमें ट्रीटमेंट ऐड करेंगे एविडीन प्लस फ्लोरोफोर। तो एविडीन एक प्रकार का ऐसा एंटीबॉडी है जिसके बैक साइड में क्या लगा हुआ है, फ्लोरोफोर लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर एक ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पीछे में क्या लगा हुआ है, एक फ्लोरोफोर लगा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इमेजिन दिस कंडीशन, इट इज कमिंग ओवर हियर। अब ये कुछ इस टाइप का कंडीशन है, ये हमारा था टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ दिस इज दैट पार्ट व्हिच हैज डन द कॉम्प्लीमेंटेशन, यहां कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब जैसे ही हम इसमें एविडीन डालेंगे विच इज एज दिस, ओके, तो एविडीन इसके ऊपर आके यहाँ पर बाइंड करेगा। अब जैसे बाइंड करेगा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ बाइंड करेगा और आपको पता है एविडीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लोरोफोर लगा हुआ है। तो ये एविडीन ऐसे बाइंड किया, ऊपर फ्लोरोफोर है, एविडीन ऐसे बाइंड किया, ऊपर फ्लोरोफोर है। क्लियर? अब आपको ये बात पता है कि फ्लोरोफोर का कैपेसिटी होता है कि वो फ्लोरोसेंस एमिट करे। ओके, तो अब हम इसको क्या, क्योंकि इस टेक्निक का नाम है फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हम इसको किस में देखेंगे, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा, कहाँ से होगा, वही स्टार्ट कर दीजिए आप। Okay, so we are having this particular DNA we have this target gene of interest. This target gene of interest we have hybridized it with DNA probe. अब इस DNA probe में हमने इसको ट्रीट किया एविडीन और फ्लोरोफोर से। ओके, तो जब एविडीन और फ्लोरोफोर से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो एविडीन यहाँ आके बाइंड कर जाएगा, फ्लोरोफोर इसके ऊपर है। आपको ये बात पता है कि फ्लोरोफोर के कैपेसिटी होता है कि वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करें एंड वी आर यूजिंग द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। तो जब हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, स्पेशली फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो
यहाँ फ्लोरोफोर क्या करेगा, फ्लोरेसेंस एमिट करेगा, लेकिन फ्लोरोफोर कहाँ से फ्लोरेसेंस एमिट करेगा, जहाँ एविडीन बाइंड है। एविडीन कहाँ पर बाइंड करेगा, जहाँ DATP CTP न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए थे वहीं पर ये बाइंड करेगा, बिकॉज दे आर हैविंग द एफिनिटी विद देम। और DATP CTP कहाँ पर बाइंड किए थे, प्रोब में बाइंड किए थे। प्रोब कहाँ बाइंड करेगा, प्रोब वहीं बाइंड करेगा जहाँ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब पूरे DNA में या फिर पूरे स्ट्रेच में हमको फ्लोरेसेंस दिखाई नहीं देगा, फ्लोरेसेंस केवल वही दिखाई देगा जहां हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वहीं पर कौन अटैच हुआ है, आपका प्रोब अटैच हुआ है। और प्रोब जहां अटैच होगा वहीं एविडीन और फ्लोरोफोर अटैच होगा, और जहां फ्लोरोफोर अटैच होगा वहीं फ्लोरेसेंस होगा। मतलब कि पूरे सेल में जब हम माइक्रोस्कोप में इसको इस तरीके से देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूक्लियस था, अंदर DNA था, यहाँ पर्टिकुलर एक जगह हमको फ्लोरेसेंस दिखेगा। मतलब अगर यहाँ हमको क्या दिखा, फ्लोरोसेंस, अगर यहाँ फ्लोरेसेंस दिखा मतलब हम समझ जाएंगे कि वहां हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम फिर क्या कर सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं, और लोकलाइज करके हम बता सकते हैं कि यस अवर पर्टिकुलर टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम देखना चाह रहे थे वो हमारे सेल में लोकलाइज्ड है, और किस पर्टिकुलर जगह है ये भी हम इसके द्वारा बता सकते हैं। इसमें एक और केस में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू बहुत सारे रीजंस होते हैं ऑफ म्यूटेशन, है ना, बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कभी कभी क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जीन ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट हम लोगों ने क्या बनाया था, प्रोब बनाया था। ओके, अब हम ऐसा आइडियली मान के चल रहे हैं कि जो हमारा प्रोब है वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पर डिलीशन या डुप्लीकेशन हो गया, फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए आप में म्यूटेशन हो गया इस पर्टिकुलर DNA में, तो अगर म्यूटेशन हुआ तो डिलीशन डुप्लीकेशन होगा, और डिलीशन डुप्लीकेशन अगर यहाँ पर हो जाता है तो ये वाला सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और ये सीक्वेंस अगर चेंज हो जाता है तो क्या प्रोब यहाँ बाइंड करेगा, क्या नहीं करेगा। और अगर ये प्रोब यहाँ बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, हमको फ्लोरेसेंस नहीं दिखेगा, और अगर हमको फ्लोरेसेंस नहीं दिखेगा तो हम बाय मिस्टेक ये डिटेक्ट कर लेंगे कि कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, मतलब हमारा टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ नहीं है, जबकि जीन ऑफ इंटरेस्ट था लेकिन उसमें म्यूटेशन हो गया था। तो ये एक स्पेशल केस है जहाँ पर कभी कभी फॉल्सिफाइंग रिजल्ट भी ऑब्टेन हो जाता है, बट वी हैव टू do it number of times. We have to continue the practicals twice or thrice in order to confirm that yes, that particular gene is present over there, yes, that particular target gene is present in that particular chromosome and it is localized in a particular area. तो इस प्रैक्टिकल को कई बार हम रिपीट करते हैं, कई बार इसको एनालाइज करते हैं, और उसके बाद कंफर्म करते हैं कि हमारा टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सेल के क्रोमोसोम में आपका प्रेजेंट है, और कहाँ पर प्रेजेंट है ये लोकलाइज किया जाता है। So this is a very good technique, fluorescence in situ hybridization। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पेपर में आपका ये सिलेबस में है फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। एंड इसके साथ ही साथ कुछ एप्लीकेशंस भी आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन तो हम परफॉर्म कर लिए, लेकिन हमारे जहन में सवाल आता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे बायोटेक्नोलॉजी में या फिर हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड में, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो है कैरियोटाइपिंग। सो क्रोमोसोम के जो भी टाइपिंग होते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, शेप और आइडेंटिटी डिटरमाइन करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पर्टिकुलरली कैरियोटाइपिंग फिनोमिना में हम इसका ब्रॉडली इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या एबरेशंस के कारण बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इट इज ए ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम जो होता है उसको भी इस टेक्निक के माध्यम से हम डिटरमाइन कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। तो you can understand how broad this technique is and how important this technique is, because at the gene level we are going to target and we are going to find out yes particular target sequence is present or not. अगर ये टारगेट का जीन हमको पता चल जाए, so you can also look for better alternative therapy in the future to come. Okay, so it is one of the important technique used in the molecular biology. I hope you understand the lecture. Thank you so much for your kind attention. Thank you.